नमस्कार दोस्तों, पार्ट 2 है ये। चैप्टर 5 क्लास 9 ज्योग्राफी किताब चल रही थी। थोड़ा आगे बढ़ेंगे जहां पे हमने पिछली वीडियो को छोड़ा था उससे आगे। पिछली वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। फॉरेस्ट क्या क्या प्रोवाइड करता था इसके बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि कैसे नेचुरल वेजिटेशन को बहुत सारा नुकसान पहुंच चुका है, चाहे वो इसलिए हो कि हाँ भाई एग्रीकल्चर के लिए करने के लिए लैंड चाहिए तो फॉरेस्ट काट दिए, चाहे इंडस्ट्रीज माइनिंग के लिए फॉरेस्ट काट दिए, या फिर वेटलैंड डिग्रेड कर गए क्योंकि पास्चर्स एक लिमिट से ज्यादा ओवरग्रेज कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन के लिए फैक्ट्रियां बनानी है तो शहरों के बाहर के जो जंगल थे उनको काट दिया लोगों के रहने के लिए, फैक्ट्रियों को बनाने के लिए। वन महोत्सव के बारे में पिछली वीडियो में बात की थी। अब यहां पे शुरुआत किस चीज से हो रही है कि अभी के लिए इंडिया में जो हमको वेजिटेशन कवर दिखता है वो नेचुरल नहीं है। दिस इज नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस। क्योंकि नेचुरल कवर क्या होता है? जो अपने आप बन गया हो और जो बहुत हद तक अनडिस्टर्ब्ड हो। तो हिमालयाज में जो हायर रीचेस में या जो बिल्कुल ही इनएक्सेसिबल टेरेन है वहां पे हमको कुछ हद तक नेचुरल वेजिटेशन मिलती है। फिर हमारे सेंट्रल इंडिया के जो हिली रीजन्स हैं वहां पे हमें कुछ हद तक नेचुरल वेजिटेशन मिलती है। मरुस्थली, अब ये मरुस्थली का इलाका क्या है? आपने थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान का नाम सुना होगा। हमारे देश में एक डेजर्ट है जिसका नाम है थार डेजर्ट। मैं हॉट डेजर्ट की बात कर रहा हूं, कोल्ड डेजर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? लद्दाख, पता ही होगा आप सबको। तो जो हमारा हॉट डेजर्ट है, मैं थार डेजर्ट राजस्थान की बात कर रहा हूं, उसका जो ईस्टर्न इलाका है जहां पे हमको सैंड ड्यून्स मिलते हैं। अब आप बोलोगे ये सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स को मैं जाने कितनी बार पहले अपनी एनसीईआरटी की वीडियोस में दिखा चुका हूं। ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में मैंने बहुत अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, सबको मैंने फोटो के साथ आपको दिखाया है। जाके पहले की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की वीडियोस देखिए। बार बार कह रहा हूं, छठी से 12वीं सारी देखिए। तो अगर आपने पहले देखी तो आपने सैंड ड्यून्स देखे होंगे। तो जहां पे सैंड ड्यून्स का इलाका मिलता है उसको बोला जाता है मरुस्थली। इनफैक्ट हमारा जो थार डेजर्ट का ईस्टर्न इलाका है उसको मरुस्थली बोलते हैं, वहां पे सैंड ड्यून्स ज्यादा मिलते हैं। तो इन इलाके में कुछ हद तक नेचुरल वेजिटेशन जो अपने आप उग गई। तो पूरे इंडिया में अगर हम लोग लिटरल सेंस में बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा मिल नहीं रही, बस इन कुछ जगहों पर मिल रही। क्योंकि ज्यादातर जगहें ह्यूमन ऑक्यूपेंसी की वजह से या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से मॉडिफाई हो चुके हैं, रिप्लेस हो चुके हैं, डिग्रेड हो चुके हैं। अगर आप इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 का डाटा देखिए तो फॉरेस्ट कवर इन इंडिया कहां पे? 21.05%। हालांकि हर जगह पे यह बोला जाता है कि सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करने के लिए, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करने के लिए, टू बी प्रिसाइज 33% ऑफ द फॉरेस्ट लैंड यानी 1/3 ऑफ द एरिया शुड बी कवर्ड अंडर फॉरेस्ट। बट हमारा कितना है? केवल 21.05%। अगर देखा जाए जो हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स हैं, परसेंटेज वाइज कौन से स्टेट में फॉरेस्ट ज्यादा है, कौन से स्टेट में कितने कम है, कहां कहां पे कितने कितने फॉरेस्ट का परसेंटेज एरिया है अलग अलग स्टेट वाइज, ये यहां पे दे रखा है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013-14। यहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। हालांकि ये डाटा तो पुराना है, 13-14 का डाटा है, तो अब तो डाटा बदल गया होगा, बट फिर भी ओवरऑल लमसम जो पैटर्न है वो यही है। तो आप देखेंगे जो मिजोरम नाम का स्टेट है, इसका जो एरिया इन परसेंटेज अंडर फॉरेस्ट नजर आ रहा है वो 90% से थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, लगभग आप 91% कह सकते हो। तो मिजोरम इज हैविंग इन एक्सेस ऑफ 90% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट। और कौन से? तो लक्षद्वीप का लगभग 85% आपको नजर आ रहा है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का भी 80% से ज्यादा है, 81% कह लीजिए। फिर यहां पे आपको सिक्किम नजर आ रहा है, सिक्किम तो खैर कम है। त्रिपुरा का कितना दिख रहा है आपको? त्रिपुरा का लगभग 78% यहां नजर आ रहा है। मैं एक लंप सम बता रहा हूं। यहां पे नागालैंड आपको 80% पे नजर आ रहा है इधर। फिर इधर जो अरुणाचल प्रदेश है वो भी लगभग 80% नजर आ रहा है। आपने एक ट्रेंड देखा होगा दोस्तों, यहां पे ये जो वो स्टेट्स जहां पे जो परसेंटेज है आपका फॉरेस्ट का वो जहां पे ज्यादा है, वो जो इलाके हैं वो ज्यादा इंडस्ट्रियल, वो जो स्टेट्स हैं वो ज्यादा इंडस्ट्रियल एडवांस नहीं है। अगर आप लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप तो देखिए बहुत छोटा है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स उतना छोटा है नहीं, बट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में देखिए इंडस्ट्रीज तो है नहीं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे डिपेंड करती है। और अब तो वहां पे टूरिज्म को तगड़ा बूस्ट मिलने वाला है, चूंकि इंटरनेट पहुंच गया है अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक।
जब मैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स गया था, 2 बार गया हूं मैं अब तक। इससे पहले मैं गया था 2018 में, और उससे पहले शायद 2006 के समय पे गया था, जिस साल सुनामी आई थी उससे 1 साल बाद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उस समय पे अंडमान, 2006 की तो बातें छोड़ दीजिए, अभी 2018 में जब गया था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 2G चलता था। तो जो लोग घूमना फिरना चाहें अपने दम से, मैप्स को एक्सप्लोर करना चाहें, वो कर नहीं सकते। अब वो भी हो सकता है, लेकिन कहना मतलब ये कि जो अंडमान एंड निकोबार की इकोनॉमी है वो पूरी हद तक टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, तो वहां की जो प्रिस्टीन इकोलॉजी उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। त्रिपुरा की बात कर लीजिए, सिक्किम की बात कर लीजिए, नागालैंड की बात कर लीजिए, मिजोरम की बात कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, इन सब स्टेट्स में ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं है, इसलिए इसका मेजर इलाका अभी भी फॉरेस्ट के अंदर में है। वहीं पे दिल्ली जैसे स्टेट्स की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, यहाँ पे बहुत हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी है, फैक्ट्री सेटअप हो चुकी है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, ये तो भैया 10% से भी कम आ रहा है। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है ओवरऑल एज अ परसेंटेज ऑफ लैंड, वो बहुत कम हो गया है। ओके, चलिए अब टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की बात करते हैं। मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो कि इंडिया में मिलती है, पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, तीसरा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट कौन कौन से हैं, किस किस तरीके के हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो तो देखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि हमारे देश के कौन कौन से हिस्से में किस किस तरीके की फॉरेस्ट मिलते हैं। ये वो जगह है इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन डिस्प्ले कर रहा है। जो हरा रंग का पोर्शन है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो सबसे पहले जो लक्षद्वीप आइलैंड है, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। ये जो पूरे के पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। फिर जो पूरा का पूरा हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, खासकर वेस्टर्न घाट से जो वेस्ट का इलाका है, वहां पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। देखिए पूरी की पूरी बेल्ट चली आ रही है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। अगर आप हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे चले जाओ, तो नीचे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ हद तक जो कोस्टल इलाका है, वहां पे भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहे हैं। ऊपर आ जाइए तो ये वेस्ट बंगाल और कुछ हद तक उड़ीसा के कोस्ट पे भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिख रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के बहुत बड़े इलाके में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिख रहे हैं, बहुत अंडरस्टैंडेबल है। साउथ वेस्ट मानसून की जो बे ऑफ बंगाल है, वो नॉर्थ ईस्ट के हिल्स में जाके फंस जाती है, वहीं पे घूमती रहती है, वहीं पानी बरसाती रहती है। दूसरी हम बात करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की। हमारे देश का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में दिख रहा है। ये जो कलर है वो यहां से लेके आपको ये पूरे इलाके में दिख रहा है। तो बीच का जो मध्य प्रदेश है, इसका एक बहुत बड़ा इलाका, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका, बिहार का बहुत बड़ा इलाका, कर्नाटका का बहुत बड़ा इलाका आपका इनमें आता है। अभी एग्जैक्टली कौन कौन सा इलाका है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर तीसरे नंबर है माउंटेन फॉरेस्ट। तो भैया माउंटेन फॉरेस्ट कहां कहां नजर आएगा? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे नजर आएगा। फिर अरुणाचल प्रदेश का जो नॉर्दर्न इलाका है वहां पे नजर आएगा, कुछ हद तक उत्तराखंड में नजर आएगा। ओके, फिर मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव जानते हैं ना क्या होता है दोस्तों? देखिए मैनग्रोव्स मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूं पहले, ठीक है? तो मैं मैनग्रोव्स की फोटो दिखाना बनता नहीं है। एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट, इन सब की जो फोटो दिखानी होगी समय समय पे मैं आपको दिखाता रहूंगा। मैनग्रोव्स तो कितनी बार मैं दिखा चुका हूं दोस्तों। मैनग्रोव्स पहली बार आपको कोस्टल इलाकों में मिलेंगे। तो भले ही यहाँ पे फिगर पे दिखा नहीं रखा है, बट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आपको मैनग्रोव्स मिलेंगे, लक्षद्वीप में मैनग्रोव्स मिलेंगे। देखा जाए तो मैनग्रोव सबसे ज्यादा मिलते हैं कहां पे? सुंदरबंस में मिलते हैं। बट पूरा का पूरा जो मेजॉरिटी ऑफ द सुंदरबंस है वो है बांग्लादेश में। एक छोटा सा हिस्सा सुंदरबंस का वेस्ट बंगाल में भी आता है, तो वहां पे आपको मैनग्रोव्स मिलेंगे। फिर भैया हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे बहुत सी जगहों पे आपको मैनग्रोव्स मिलेंगे, यहां दिख रहे हैं, यहां दिख रहे हैं। अगर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की बात की जाए तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट के इलाके में दिख रहे हैं, यहां कहीं पे अरावली हिल्स है। अगर ये अरावली हिल्स ऐसे ना होके ऐसे होता तो पानी टकरा के खूब बरसता, और ये वाला जो इलाका है ना, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं आपको। बट अभी के लिए जो अरावली रेंजेस है वो ऐसे हैं। ऐसे होने की वजह से जो साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स हैं वो पैरेलली निकल जाती हैं, पानी नहीं करती यहाँ पे। तो यहाँ पे भैया रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान है या फिर ड्राई इलाका है तो आपको क्या मिलेगा? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ओके, अब चलिए हम लोग आते हैं, बात करेंगे किसकी? शुरुआत करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पे है? तो भैया जैसा कि मैंने आपको बताया, वेस्टर्न घाट के आसपास का इलाका, खासकर वेस्टर्न घाट के वेस्ट का इलाका, लक्षद्वीप,
और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, देखिए लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं। सबसे पहले मानसून यहाँ पे आता है और सबसे बाद में मानसून यहां से जाता है, तो यहाँ पानी गदर बरसता है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। आसाम, भाई आसाम का इलाका नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून की बे ऑफ बंगाल की ब्रांच जाती है, उसकी वजह से आसाम में बहुत पानी बरसता है। तमिलनाडु के कोस्ट पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट निकलेंगे। अब देखिए तमिलनाडु को केस में आप लोग बहुत सारे लोग सवाल पूछोगे कि भाई इस इलाके में तमिलनाडु और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश के कोस्ट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे मिल रहे हैं? यहां तो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से ज्यादा पानी बरसता ही नहीं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, सबसे पहली बात, ये जो इलाका है ये बिल्कुल कोस्टल इलाका है, तो कोस्टल इफेक्ट की वजह से यहां पे कई बार बारिश होती है। कोस्टल इलाकों में अक्सर कर बारिश हमको देखने को मिलती है क्योंकि लोकल फैक्टर्स की वजह से। दूसरी बात, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून है दोस्तों, ओके, जिसको आप विंटर मानसून भी कहते हो, वो नॉर्थ ईस्ट मानसून बे ऑफ बंगाल से पानी उठा के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्ट में गिराता है, जिसकी वजह से यहां पे भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बन गए। तो यहां पे भी आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। ओके, आप देखिए ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सबसे अच्छे कहां मिलते हैं? जहां पे 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल से भी ज्यादा है और ड्राई सीजन बहुत कम है, यानी कि यहां पे पानी की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट पूरे साल रहती है, ड्राई सीजन थोड़ा कम होता है। यहाँ पे जो ट्रीज हैं बहुत ऊंचे हैं, 60 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई हो जाती है यहाँ पे ट्रीज की। ये जो रीजन है वो गर्म रहता है, गर्म रहने की वजह से सनलाइट ज्यादा रहेगी, जब सनलाइट ज्यादा रहेगी तो ट्रीज के ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और ये वेट रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो वेट रहने के लिए ऑब्वियस सी बात है, जो इलाके कोस्ट के पास है वो इलाके वेट होंगे, वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। एवरग्रीन फॉरेस्ट में लग्जूरियंट वेजिटेशन मिलती है, मतलब हर तरीके की वेजिटेशन मिलती है, तो झाड़ियां भी मिलेंगी, पेड़ भी मिलेंगे, क्रीपर्स जो कि दूसरे पेड़ों पे चढ़ रहे हैं। अगर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन देखनी है दोस्तों, वैसे तो मैं यहां पे आपके साथ टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ही डिस्कस कर रहा हूं, बट क्रीपर्स क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट्स क्या होते हैं, वो कैसे ग्रो करते हैं, इसको मैंने साइंस की किताब में और पहले की बेसिक एनसीईआरटी में पूरा कर रखा है। इसलिए जब भी एनसीईआरटी देखिएगा, स्मार्ट बन के 11वीं 12वीं से शुरू मत करिएगा, 6ठी से शुरू करिएगा। ओके, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर मिलता है वो एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। वो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर आपको राइट के फिगर में दिख रहा है, 3-4 लेयर्स नजर आ रही है। एक आपको श्रब लेयर नजर आ रही है, झाड़ियों की लेयर, उससे ऊपर आएंगे तो यंग ट्रीज की लेयर नजर आ रही है, उससे ऊपर आएंगे तो कैनोपी लेयर नजर आ रही है, इमर्जेंट लेयर नजर आ रही है। यंग ट्रीज और शब्स के बीच में जो ट्रीज होते हैं इनको क्या कहा जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। इनको मैं पहले एनसीईआरटीज में बता चुका हूं, नहीं देखी होंगी तो आपको आंसर नहीं पता होगा। आगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है और डेसिडुअस को डेसिडुअस को कहा जाता है? डेसिडुअस फॉरेस्ट को डेसिडुअस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो साल के एक सीजन में पत्ती झाड़ते हैं अपनी। एवरग्रीन फॉरेस्ट इतने ज्यादा डेंस होते हैं और इतने ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं कि मान लीजिए उसमें से कुछ फॉरेस्ट अपनी पत्ती झाड़े भी तो ओवरऑल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो हरा ही दिखेगा। इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए पूरे साल में कोई एक डेफिनेट टाइम नहीं होता जब वो अपनी पत्तियों को शेड करेंगे, और वो इतने ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं ना एक दूसरे से कि वो हमेशा ग्रीन ही दिखते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। वो ऑल ईयर ग्रीन दिखते हैं। अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखा जाए कौन कौन सी तरीके के ट्रीज मिलेंगे, तो एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, चिंचोना, ये वो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जो कि एक एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं। कौन से कॉमन एनिमल्स मिलेंगे यहाँ पे, तो एलिफेंट, मंकी, लेम्यूर, डीर, वन हॉर्न राइनोसेरोरस मिलते हैं आसाम और वेस्ट बंगाल के जंगलों में, और आसाम और वेस्ट बंगाल में काफी भारी मात्रा में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत से एनिमल्स, बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ, स्कॉर्पियंस, स्नेल्स, ये सब मिलते हैं इन एवरग्रीन फॉरेस्ट में। आगे आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पे। भैया ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का जो इलाका है वो सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड है इंडिया में। इनको मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है। ज्यादातर जो इनका इलाका है जहां पे ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में जहां पे पानी बरसता है वहां पे ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी बरसेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बन जाएंगे एवरग्रीन। 200 सेंटीमीटर से कम बट 70 सेंटीमीटर से ज्यादा तो ये हो जाएंगे डेसिडुअस। डेसिडुअस क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि समर में एक बार ये लोग अपनी लीव्स को शेड करते हैं लगभग 6 से 8 हफ्तों के लिए।
6 से 8 हफ्ते मतलब लमसम 2 महीने के लिए ये अपनी लीव्स शेड करते हैं, इसलिए इनको डेसिडुअस कहा जाता है। जब ये अपनी लीव शेड होते हैं तब वो एवरग्रीन नहीं होते। अच्छा, डेसिडुअस में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, एक है मॉइस्ट डेसिडुअस, एक है ड्राई डेसिडुअस। मॉइस्ट डेसिडुअस वो डेसिडुअस है जहां पे पानी 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में बरसता है। यहां पे क्या क्या आ जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, फुट हिल्स ऑफ हिमालयास, झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़, एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो ये देख लेते हैं भाई, ये दिख रहा है आपको डेसिडुअस। ओके, अब इस डेसिडुअस में सबसे पहले एक एक करके आइडेंटिफाई करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड फुट हिल्स ऑफ हिमालयास। तो भैया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको कुछ हद तक ये मिल रहे हैं, और फुट हिल्स ऑफ हिमालयास, तो हिमालयास के फुट हिल्स तो भैया आपको नेपाल और ये जो पूरा इलाका है ये आपका फुट हिल्स ऑफ हिमालयास यहां पे मिल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के रीजन में पूरा का पूरा दिखा रखा है यहाँ पे ग्रीन, कुछ पॉकेट्स में यहाँ पे आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। ओके, फुट हिल्स ऑफ हिमालयास के पॉकेट में मिले, झारखंड में मिलेंगे आपको ये। झारखंड के बाद आपको कहां मिल रहे हैं, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़, तो भाई झारखंड के आसपास का जो इलाका है वहां मिलेंगे। तो भाई वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे भी आपको ये डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। ये कौन से होंगे, ये मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे, जहां पे जो पानी बरस रहा होगा वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होगा, एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। यानी कि ये जो पूरा आपको इलाका दिख रहा है ये वेस्टर्न घाट्स का है, जहां पे ग्रीन ग्रीन है, इसके बिल्कुल साइड में इन जगहों पे भी आपको जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो मिलेंगे, और बाकी जितनी भी जगह मिलेंगी बचती हैं वहां पे मिलेंगे आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो वहां पे पानी 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो यहां पे भैया आपको जो बिहार के और उत्तर प्रदेश के जो प्लेन्स हैं वो ड्राई डेसिडुअस एरिया के में आएंगे। ओके, और पेनिनसुलर प्लेट्यू जो कि नॉर्मल कर सूखा होता है, रेन शेडो रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में आता है, यहां पे जहां पे थोड़ा बहुत पानी बरसता है वहां पे मिलेंगे आपको। अब बात की जाए कि ये जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है यहां पे किस किस तरीके के पेड़ मिलेंगे, तो टीक इज अ डोमिनेंट स्पेशीज इन मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। साल, बांबू, शीशम, संदलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ये सब आपको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलेंगे। अगर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात की जाए तो टीक, साल, पीपम, नीम, ये आपको देखिए पता होना चाहिए दोस्तों, ये अगर हो सके तो याद कर लीजिए, काम आएगा ये आपको। ओके, बहुत सारे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट को काट दिया गया है ऑब्वियसली फॉर मेकिंग प्लेस फॉर ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन। जो नॉर्मल कर जानवर पाए जाते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट वाले इलाके में या फिर वेट डेसिडुअस में भी, ओवरऑल कहा जाए जानवर जो डेसिडुअस में पाए जाते हैं वो है टाइगर, लॉयन, डियर, पिग, एलिफेंट, बहुत सारी बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स और टॉर्टोइसेस भी मिलते हैं यहाँ पे। फिर आगे हम लोग चलेंगे द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में देखिए दोस्तों अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जल्दी जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। शेयर जरूर कर देना वीडियो को और लाइक करके जाना।